जय हिंद। 1857 के रिवोल्ट से पहले जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, सिविल अपराइजिंग्स हुई, पीजेंट मूवमेंट्स हुए, उन सब के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद जो भी प्रोमिनेंट, जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हुए उनके बारे में। अपने को एक तो बात करनी है बोगता राइजिंग के बारे में, जिसे सरदारी लड़ाई या मुक्ति लड़ाई मूवमेंट भी बुलाया जाता है। दूसरा हमें पढ़ना है बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में, जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट है। तीसरा हमें बात करनी है ताना भगत मूवमेंट के बारे में, और चौथा हमें पढ़ना है देवी मूवमेंट के बारे में। ये जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हैं ये 1857 के रिवोल्ट के बाद मेनलैंड में हुए। मेनलैंड के अलावा 1857 के रिवोल्ट के बाद कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स नॉर्थ ईस्ट में भी हुए, उनके बारे में भी आज अपने को बातचीत करनी है। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बोगता राइजिंग के बारे में। बोगता राइजिंग, जिसे सरदारी लड़ाई या मुक्ति लड़ाई मूवमेंट भी बुलाया जाता है, और ये बोगता राइजिंग हुई 1858 से लेके 1895 के बीच में। कौन से रीजन में? छोटा नागपुर रीजन में। ये जो झारखंड वाला छोटा नागपुर रीजन है, इसमें 1858 से लेके 1895 के बीच में बोगता राइजिंग हुई। और जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हमने पढ़े हैं उनके जो कॉमन रीजंस रहे हैं वही रीजंस हैं बोगता राइजिंग के पीछे के। जैसे अंग्रेज़ों का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, अंग्रेज ट्राइबल्स को सप्रेस कर रहे थे, उनकी ज़मीनों को छीन रहे थे, उनको उनके फॉरेस्ट राइट्स से दूर कर रहे थे, और जो मनी लैंडर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो ट्राइबल्स को सप्रेस कर रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं। आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, तो जो ट्राइबल्स की वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लाइफ है, उसके साथ में इंटरफेयर हो रहा है। और इसी के चलते, इन्हीं सब रीजंस के चलते बोगता राइजिंग हुई। बोगता राइजिंग वाज टू रीगेन ट्राइबल्स एज ओल्ड राइट ओवर लैंड बाय पुशिंग आउट लैंडलॉर्ड्स। कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो आउटसाइडर्स हैं, जो ट्राइबल्स की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, इनको बाहर निकालना है। और फिर ट्राइबल्स को और भी सप्रेस किया जा रहा है, जैसे रेंट को बढ़ा दिया गया है, उनको अपनी ज़मीन से बाहर किया जा रहा है, लैंडलॉर्ड्स हैरेस कर रहे हैं। और इसी सब के चलते 1858 में शुरू हुई बोगता राइजिंग। लेकिन 1858 से लेकर लगभग 1885-1890s तक ये जो बोगता राइजिंग के ट्राइबल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू लड़ाई लड़ रहे थे। कानून की किताब में, लॉ में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन 1890s आते आते इनको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई शुरू करते हैं, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये वायलेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन वायलेंट के नाम पे भी इनके पास में ट्रेडिशनल वेपन्स हुआ करते थे, जैसे बोज, जैसे एरोज वगैरह। और ट्राइबल्स का रिवोल्ट है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स जिनके पास में बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिशर्स जिनके पास में मॉडर्न वेपन्स हैं, ब्रिटिशर्स जिनके पास में बढ़िया आर्मी है, बढ़िया लीडरशिप है, उनके अगेंस्ट में ट्राइबल्स लड़ रहे हैं। इनके पास में ट्रेडिशनल वेपन्स हैं, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई अच्छा लीडर है। तो अल्टीमेटली ये जो बोगता राइजिंग है, बाकी सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स के जैसे, इसको भी इजीली सप्रेस कर दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें याद रख लो। बोगता राइजिंग 1858 से लेकर 1895 के बीच में हुई। कौन से रीजन में हुई? छोटा नागपुर रीजन में हुई। और रीजन सेम वही हैं जो कि हर एक ट्राइबल मूवमेंट के रीजन्स हैं। इसके बाद बात आती है बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में। अपने आप में इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट है। 1890s के आसपास बिरसा मुंडा ने सिंहभूम और छोटा नागपुर रीजन के जितने भी मुंडा ट्राइब्स हैं उनको यूनाइट करने की शुरुआत करी। ये झारखंड और बिहार का जो बॉर्डरिंग रीजन है, इसको बोलते हैं अपन सिंहभूम और छोटा नागपुर वाला रीजन। और यहाँ पे जितने भी मुंडा ट्राइब्स थे उनको 1890s के आसपास बिरसा मुंडा ने यूनाइट करने की कोशिश करी, शुरुआत करी। और ये जो मूवमेंट है इसको बुलाया गया उलगुलन। क्या बुलाया गया? उलगुलन। उलगुलन का मतलब ग्रेट ट्यूमलेट। ग्रेट ट्यूमलेट का मतलब कन्फ्यूजन, कियोस, वायलेंट रिवोल्ट। उलगुलन का मतलब कि बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो है वो वायलेंट रिवोल्ट था, कियोस वाला रिवोल्ट था, कन्फ्यूजन वाला रिवोल्ट था। तो अगर किसी एग्जाम में पूछ ले जाए कि उलगुलन किस मूवमेंट को बुलाया गया है, ये बुलाया गया बिरसा मुंडा रिवोल्ट को। और सेम वही कि ये जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट भी है, ये भी लड़ाई लड़ रहा है कि ट्रेडिशनल, सोशल, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो भी ट्राइबल्स का, उसके साथ में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। लैंडलॉर्ड्स की नई क्लास जो है उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। एक तरीके से धीकूज, आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है।
ट्राइबल्स को फोर्स किया जा रहा है रेंट पे करने के लिए, और अगर ट्राइबल्स रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। लैंडलॉर्ड्स ट्राइबल्स को हैरेस कर रहे हैं। इन्हीं सब रीजंस के चलते बिरसा मुंडा ने रिवोल्ट किया। लेकिन एक जो बड़ा प्रोमिनेंट रीज़न था बिरसा मुंडा रिवोल्ट का, वो था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का एक्सपेंशन, क्रिश्चियन मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़। इसके अगेंस्ट में प्राइमरीली बिरसा मुंडा ने रिवोल्ट किया। लेकिन इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। बिरसा मुंडा खुद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। इनफैक्ट इन्होंने अपना नाम बदला था और नया नाम रखा था बिरसा दाऊद। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने एक जर्मन मिशनरीज़ के स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था, और इनको प्रॉमिस किया गया था कि इनको लैंड दी जाएगी, इनकी जो भी ज़मीन होगी। इनको जो मनी लैंडर्स हैं वो ऑपरेस नहीं करेंगे, इनको बाकी लोगों के जैसे इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। तो बिरसा मुंडा खुद एक बार क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन ये जो सरदारी लड़ाई हुई थी, इस सरदारी लड़ाई में 1895 में बिरसा मुंडा ने सरदारी लड़ाई को सपोर्ट किया था, और इसी सपोर्ट के चलते बिरसा मुंडा को ये जो जर्मन मिशनरीज़ का स्कूल था इससे निकाल दिया गया। और तब बिरसा मुंडा को रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं, हमें कुछ लालच देके हमारे ही साथ वालों को मार रहे हैं। तो फिर बिरसा मुंडा ने 1890s में सभी मुंडा ट्राइब्स को यूनाइट करने की शुरुआत करी, और एम क्या था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है और मुंडा राज को इस्टेब्लिश करना है। मुंडा ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया अंडर बिरसा मुंडा, और एम बड़ा सिंपल है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें मुंडा राज को इस्टेब्लिश करना है। ये जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट है इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 1899 में, और किसके अगेंस्ट में? ठीकूस के अगेंस्ट में, आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में। और आउटसाइडर्स में सब आ रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है, उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट है। इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में, पुलिस और गवर्नमेंट के ऐसे ऑफिशियल्स जो कि ब्रिटिशर्स की सुनते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के इशारे पे चलते थे, उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट है। और बड़ा ही वायलेंट रिवोल्ट था। इनफैक्ट ये जो बिरसा मुंडा की रिबेलियन के लोग थे, ये बोज एंड एरोज के थ्रू वायलेंटली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जितना वायलेंट बिरसा मुंडा का रिवोल्ट था, उतना ही वायलेंटली, उतना ही रूथलेसली ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। आपने आम तौर पे सुना होगा जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर के जैसा अगर कोई मैसेकर हुआ तो वो हुआ था बिरसा मुंडा रिवोल्ट के दौरान। एक पहाड़ी पे इनको घेर लिया गया, और ये ट्राइबल लोग थे, इनके पास में बोझ थे, एरोस थे, कोई मॉडर्न वेपन नहीं था। इनको एक पहाड़ी पे घेर लिया गया और आंख बंद करके गोली चलाई गई। लगभग 3,500 से 4,000 मुंडा ट्राइब्स मारे गए थे उस मैसेकर में, और बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया 1900 में, और बिरसा मुंडा पास्ड अवे इन द जेल। इन द जेल ही डाइड ऑन 9 जून। ब्रिटिशर्स तो ये कहते हैं कि ये कोलेरा से पास अवे हुए, मतलब इलनेस की वजह से पास अवे हुए। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि बिरसा मुंडा को इतना टॉर्चर किया गया जेल में कि 9 जून को उन्होंने दम तोड़ दिया। ब्रिटिशर्स क्यों बताएंगे कि हम कितना टॉर्चर कर रहे हैं? टॉर्चर की कहानी तो छुपानी है, तो उन्होंने तो रीज़न दिया कि इलनेस की वजह से मरे हैं। कब मरे? 9 जून को मरे। बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया गया। बिरसा मुंडा के साथ में जितने भी रिबेल लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, कुछ को फांसी दी गई। और जब बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया तो ये जो बिरसा मुंडा का रिवोल्ट है ये भी कमज़ोर हो गया। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज जब बिरसा मुंडा का रिवोल्ट ख़त्म हुआ, और इतना वायलेंट रिवोल्ट था, जब ये ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि अभी 1857 का रिवोल्ट हुआ है, और इसके जैसा एक और रिवोल्ट, इतना वायलेंट रिवोल्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को रियलाइज़ हुआ कि जो ट्राइबल्स के इंटरेस्ट हैं इनको सेफगार्ड करने की, इनको बचाने की ज़रूरत है। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने बेगार सिस्टम को अबॉलिश किया। बेगार बेसिकली होता है अनपेड लेबर। होता क्या था कि ये जितने भी लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ये ट्राइबल लोगों को बोलते थे कि हमारी ज़मीनों पे आके काम करो, हमारे घर पे आके काम करो, और तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसको बोलते थे बेगार सिस्टम। सरकार ने बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बाद इस बेगार सिस्टम को अबॉलिश किया। टेनेंसी एक्ट 1903 लाया गया, और इस टेनेंसी एक्ट 1903 के तहत मुंडास का एक खुंटकटी सिस्टम हुआ करता था, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया। खुंटकटी सिस्टम को अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो कोई भी ऐसी ज़मीन
जिसे किसी ट्राइबल फैमिली ने एग्रीकल्चरेबल बनाया है, मतलब ये कोई ज़मीन है, इसको किसी ट्राइबल फैमिली ने एग्रीकल्चर करने के लायक बनाया है, तो ये ज़मीन उसी फैमिली की हो जाती थी हेरिडिटरी तौर पे, मतलब उस ज़मीन पर अधिकार ही उस ट्राइबल फैमिली का हो जाता था। इसको बुलाया जाता था खुंटकटी सिस्टम। टेनेंसी एक्ट ऑफ 1903 के तहत इस खुंटकटी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया अंग्रेज सरकार ने। फिर एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया 1908 में, और इस छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि कोई भी ट्राइबल लैंड जो है वो नॉन ट्राइबल लोगों को नहीं दी जाएगी। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के तहत ये बोला गया। और बिरसा मुंडा इज नाउ अ लेजेंड, बिरसा मुंडा को पूजा जाता है। ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट की कहानी है, एक बार फटाफट से दोबारा देख लेते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा ट्राइब्स को यूनाइट करने की शुरुआत करी। इस मूवमेंट को बुलाया जाता है उलगुलन। क्या बुलाया जाता है? उलगुलन या ग्रेट ट्यूमलेट। उलगुलन बुलाया जाता है। एम क्या था? इंडिपेंडेंस चाहिए और मुंडा राज को स्टैब्लिश करना है। रीज़न सेम वही है जो कि हर एक ट्राइबल मूवमेंट के रीजंस हुए हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट में ये लड़ाई लड़ रहे थे। ये रिवोल्ट शुरू हुआ दिसंबर 1899 में, बड़ा वायलेंट रिवोल्ट था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भी इसको उतना ही रूथलेसली सप्रेस किया। बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया 1900 में। बिरसा मुंडा पास्ड अवे ऑन 9 जून। लेकिन जब बिरसा मुंडा रिवोल्ट कमज़ोर हुआ, ख़त्म हुआ, तो सरकार को भी समझ में आया कि ये जो ट्राइबल्स के इंटरेस्ट हैं इनको बचाने की ज़रूरत है, सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये ट्राइबल लोग दोबारा से रिबेलियन करेंगे। और इसी के चलते सरकार ने बेगार सिस्टम को अबॉलिश किया। टेनेंसी एक्ट ऑफ 1903 के तहत खुंटकटी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 लाया गया एंड बिरसा मुंडा इज़ वर्शिप्ड नाउअडेज, ये अपने को पता ही है। इसके बाद बात आती है ताना भगत मूवमेंट के बारे में। अप्रैल 1914 में रांची में जात्रा ओरोन नाम का एक आदमी, ओरोन बेसिकली ट्राइब है एक, और उस ओरोन ट्राइब में जात्रा पैदा हुए। जात्रा ओरोन रांची के रहने वाले थे, वही झारखंड वाला एरिया। 1914 के आसपास इन्होंने प्रोक्लेम करना शुरू किया, इन्होंने कहना शुरू किया कि मुझे ऊपर वाले का आशीर्वाद है, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा है और मैं बनूंगा राजा, और मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो कहलाएंगे ताना भगत्स। फॉलोवर्स क्या कहलाएंगे? ताना भगत्स। एक तरीके से धांधलेबाजी चल रही है, लेकिन तब तो खैर बहुत ही पुराना टाइम था, आज भी लोग ऐसी बातों में आ जाते हैं। तो जात्रा ओरोन ने ये कहना शुरू किया कि मेरे को भगवान का आशीर्वाद है, मैं राजा बनूंगा और मेरे फॉलोअर्स कहलाएंगे ताना भगत्स। लोग जात्रा ओरोन के साथ में जुड़ने लगे। जात्रा ओरोन ने अपने ताना भगत्स को बोलना शुरू किया कि एक तो ये जितना भी मटेरियलिस्टिक दुनिया है इसको छोड़ो, ये जितने भी अर्थली पोजेशंस हैं जैसे एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह है उसको छोड़ो, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी स्पिरिट वर्शिप हम करते हैं, सेक्रीफाइसेस जो हम करते हैं भगवान के नाम पे, उनको ख़त्म करो। और ये जो ताना भगत्स हैं इनको यूनाइट करने की शुरुआत करी जात्रा ओरोन ने। लेकिन अल्टीमेटली ये जो ताना भगत मूवमेंट है पहले तो शुरू हुआ है रिलीजियस एंगल के साथ में, लेकिन धीरे धीरे ये मनी लैंडर्स के अगेंस्ट में, ये लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में भी आवाज़ उठाने की शुरुआत करेंगे। 1914 में इसको लीड कौन कर रहा था? जात्रा ओरोन। 1919 में इसको लीड कर रहे थे सिब्बू ओरोन। लेकिन एक खास बात है, ये जो ताना भगत्स हैं जब इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई तो ये सत्याग्रह के थ्रू अपनी आवाज़ उठा रहे थे, गांधी जी वाला सत्याग्रह। और ख़ास बात यह है कि गांधी जी के आने से पहले कोई सत्याग्रह के रास्ते पे चल रहा था। इट वॉज अ रिलीजियस एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट। किसके अगेंस्ट में था? रेंट इंक्रीज किया जा रहा था, बेगार के लिए फोर्स किया जा रहा था ट्राइबल्स को। मनी लेंडर्स और जो मिशनरीज थे वो ऑप्रेस कर रहे थे, वो ट्राइबल्स को परेशान कर रहे थे, और इसी के अगेंस्ट में लड़ाई चल रही थी। ये जो ताना भगत्स का मूवमेंट है ये 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज हो गया। बेसिकली ये जो ताना भगत्स हैं ये कांग्रेस का हिस्सा बन गए, बिकॉज गांधी बहुत बड़े हो चुके थे तब तक। 1921 एनसीएम चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है। ताना भगत्स को रियलाइज़ हुआ कि छोटे लेवल पे लड़ाई लड़ने से कोई मतलब है नहीं, कांग्रेस का पार्ट बनो और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लो। बेसिक बातचीत है। 1914 में जात्रा ओरोन जो कि रांची के रहने वाले थे, उन्होंने ये प्रोक्लेम करना शुरू किया कि मुझे भगवान का आशीर्वाद है, मैं राजा बनूंगा और मेरे फॉलोअर्स को बुलाया जाएगा ताना भगत्स। तो ये एक तरीके से रिलीजियस एंगल के साथ में शुरुआत हुई ताना भगत्स की। लेकिन लेटर ऑन ये जो ताना भगत्स हैं ये सत्याग्रह कंडक्ट करते हैं, नॉन वायलेंटली अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं,
मनी लेंडर्स, मिशनरीज जो ऑपरेस कर रहे थे ट्राइबल्स को, उनकी बात को रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली 1921 में ये जो ताना भगत सिंह कांग्रेस का हिस्सा बन गए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करी। फिर इसके बाद बात आती है देवी मूवमेंट के बारे में। इसमें भी थोड़ा सा भगवान वाला रिलीजियस एंगल है। ये साउथ गुजरात में 1922 से लेकर 23 के बीच में चला। सोशल मूवमेंट था ये। बेसिकली कहा यह गया कि देवी सलाबाई, सलाह मतलब एडवाइस, देवी सलाबाई मतलब जो एडवाइस की देवी हैं, वो कह रही हैं, उन्होंने कहा है कि ये जितने भी ट्राइबल्स हैं ये फ्लैश वगैरह नहीं खाएं, मतलब मांस वगैरह खाते हैं उसको ना खाएं, मीट वगैरह को ना खाएं, लिक्वर को छोड़ें, दारू वगैरह ना पिएं और खुद को साफ सुथरा रखें, ऐसा एडवाइस दे रही हैं देवी सलाबाई। मतलब भगवान के नाम पे एक तरीके से ट्राइबल सिस्टम में, ट्राइबल वे ऑफ लिविंग में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही थी इस देवी मूवमेंट के थ्रू। और क्योंकि रिफॉर्म्स की बातचीत हो रही थी तो ये जो देवी मूवमेंट है खूब पॉपुलर भी हुआ। दिसंबर 1922 आते आते ये आसपास के ट्राइबल एरियाज़ में, इनफैक्ट सूरत के सिटी तक इसका स्प्रेड देखने को मिला। इनिशियली सोशल मूवमेंट था, लेकिन धीरे धीरे ये जो देवी मूवमेंट है इसने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने की शुरुआत करी, इसने मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने की शुरुआत करी, इसने ऐसे लोग जो कि लिक्वर का ट्रेड करते थे, जो कि शराब बेचते थे, उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने की शुरुआत करी। बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था और ये भी अल्टीमेटली 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बन गया। और इससे गांधी और उनके मूवमेंट्स की सिग्निफिकेंस भी समझ में आती है कि ये जितने भी छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जो कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार, छोटे लेवल पे चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं है, गांधी इतना बड़ा काम कर रहा है, उनके साथ में जुड़ जाओ। तो ताना भगत मूवमेंट का भी अल्टीमेटली क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज हो गया, कांग्रेस में मर्ज हो गए लोग, और देवी मूवमेंट भी 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज हो गया। और ये बात हो गई मेनलैंड के ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में, जो कि 1857 के रिवोल्ट के बाद हुए। इसके बाद बात आती है नॉर्थ ईस्ट में 1857 के रिवोल्ट के बाद कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स हुए। एक एक लाइन में देख लेते हैं। सबसे पहले कुकीज़ रिवोल्ट, ये हुआ 1917 से लेकर 1919 के बीच में मणिपुर में। ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछ ही लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला 1914 से लेकर 1918 के बीच में। इसमें ब्रिटिशर्स ने लोकल लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करने की शुरुआत करी। एक टर्म आप सुनोगे जिसे बोलते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। ज़बरदस्ती लोगों को रिक्रूट किया गया बिकॉज सोल्जर्स की ज़रूरत थी। और इसी के अगेंस्ट में मणिपुर के कुकीज़ ने रिवोल्ट किया 1917 से लेकर 1919 के बीच में। त्रिपुरा में कई सारे रिवोल्ट्स हुए, 2-3 रिवोल्ट्स हुए। हाउस टैक्स को इंक्रीज़ किया जा रहा था और जो आउटसाइडर्स हैं, जो दीकूज हैं, उनका इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था। इसी के अगेंस्ट में त्रिपुरा में 2-3 रिवोल्ट्स हुए। जैसे एक हुआ 1863 में, इसको लीड किया परीक्षित जमातिया ने। किसने लीड किया? परीक्षित जमातिया ने। दूसरा 1942 से लेकर 43 के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के आसपास, रिहांग्स का रिवोल्ट था और इस रिहांग्स के रिवोल्ट को लीड कर रहे थे रत्नामणि। कौन लीड कर रहा था? रत्नामणि। और फिर 1920s में एक त्रिपुरा में रिवोल्ट हुआ जिसको लीड किया भारती सिंह ने। त्रिपुरा में 2-3 रिवोल्ट हुए। 1863 में परीक्षित जमातिया इसको लीड कर रहे थे। 1942 से लेकर 43 के बीच में रिहांग्स का रिवोल्ट हुआ जिसे रत्नामणि लीड कर रहे थे। और फिर 1920s में एक और छोटा सा रिवोल्ट हुआ त्रिपुरा में जिसे भारती सिंह लीड कर रही थी। मणिपुर में 1920s में एक और रिवोल्ट हुआ, जेलिंगसोंग मूवमेंट। जेलिंगसोंग मूवमेंट जो है बेसिकली क्या था, 1917 और 1919 के बीच में कुकी वायलेंस हुआ था। और इस कुकी वायलेंस में ब्रिटिशर्स वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। तो जो लोकल ट्राइब्स हैं वो नाराज़ थे। उनको ये था कि आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती थी हमें प्रोटेक्ट करने की इस कुकी वायलेंस से, आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे हैं। फिर एक हुआ नागा मूवमेंट, ये भी मणिपुर में हुआ और 1905 से लेकर 1931 के बीच में चला। इसको लीड कर रहे थे जडोंग। कौन लीड कर रहे थे? जडोंग। और बेसिकली ये लोग ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल के नागा राज इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। और फाइनली हरका कल्ट, ये भी मणिपुर में हुआ, 1930s में हुआ। इसको लीड किया गेडेनिलियू ने। किसने लीड किया? गेडेनिलियू ने। और इस मूवमेंट को हालांकि अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया, लेकिन कबुई नागा एसोसिएशन फॉर्म हो गई थी इसके बाद 1946 में। इसमें दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कुकीज़ रिवोल्ट, थोड़ा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है अगर सबके कंपैरिजन में देखें तो।
दूसरा, कहीं कहीं रिहांग्स रिवोल्ट के बारे में एक लाइन में पूछ लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। हरका कल्ट के बारे में पूछ सकते हैं, लीड किसने किया, लीड किया गेडेन इल्यू ने। किसने लीड किया, गेडेन इल्यू ने। बाकी तो यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कोई नहीं बता सकता है। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि ये तो आना ही है 2024 के प्रीलिम्स में, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आजकल उनकी वैल्यू भी है। बट फिर भी मेरा एडवाइस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, जितना ज़्यादा मेमोराइज करोगे उतना बेटर है, बिकॉज विदाउट मेमोराइजेशन यूपीएससी नहीं निकल सकता है। वो सेकंड लेवल है कि जब राइटिंग इंपॉर्टेंस आएगी, मेंस में होता है वो सब कुछ, प्रीलिम्स में आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी चीज़ें। कोई कितना भी बोल ले, कितना भी हाईलाइट कर ले कि नहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, बट अगर इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होता लोगों को तो खुद का निकल जाता। और जिनका निकल भी जाता है एक्चुअली में उनको भी नहीं आइडिया होता, वो भी बेचारे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद मेहनत करने के बाद चीज़ों को निकाल रहे हैं। तो जब भी मैं जहाँ भी बोल देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, पढ़ना है। बट हाँ, मैं अपनी तरफ से इसलिए बोल देता हूँ बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है वो मैं बता देता हूँ। बाकी अगर आप पढ़ सकते हो तो सब पढ़ो। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।